हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप में। आज हम लोग बात कर रहे हैं डे नंबर 23 की करंट अफेयर का ये प्रोग्राम जो आपके 2027-2028 को टारगेट करते हुए मैंने स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, इसके नोट्स बनाएं और इसको समझने की कोशिश करें कि करंट अफेयर में यूपीएससी किस तरीके से आपको ट्रैप करता है, किस तरीके से आपको फंसाता है और जो करंट के जो टॉपिक हैं, जो हम लोगों से इग्नोर हो सकते हैं, मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि इसमें मैं आपको न केवल उसकी डिटेल बताता हूं बल्कि ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से उसमें यूपीएससी अपनी कहा जाए कि घुमाने फिराने वाली जो स्थिति है वो फंसा देता है और जिसमें हम लोग कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं डे नंबर 23 की और इसमें मैं आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट जरूर कर लीजिएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए 2027-28 के सिलेक्शन के लिए आपका आधा रास्ता तय हो जाएगा। और वैसे भी करंट अफेयर आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सिलेक्शन के लिए 60 टू 70% कंटेंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें सीधा-सीधा करंट भी और उसका बैकग्राउंड भी। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और किसी तरह की कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर दीजिएगा और स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो एम के लाइव कोड इस्तेमाल करके मेरा डिस्काउंट पर गेन कर सकते हैं और ये मेरा डिजिग्नेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, उसकी बिहाफ पे मैं कर रहा हूं और इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आप लोगों को सभी पीडीएफ वगैरह प्रॉपर आपको मिलती रहे। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सरांडा वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जा सकता है कि सरांडा वन क्षेत्र कहां पर है, किस राज्य में है। यह सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा साल वन पारिस्थितिकी तंत्र है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केवल केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन और दो और तीन। बताइए कौन सा सही है? तो इस संदर्भ में इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है, सारांडा वन क्षेत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके सभी पॉइंट में क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए इसका आंसर है केवल दो। पहला कथन गलत है। सरांडा वन क्षेत्र सिंहभूमि जिले में, पश्चिमी सिंहभूमि जिले में है, पूर्वी में नहीं है। ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें आपको घुमा सकता है कि पूर्वी सिंहभूमि या पश्चिमी सिंहभूमि। ये रहा पश्चिमी सिंहभूमि में, जबकि ऑप्शन में दे रखा है पूर्वी। ये ट्रैप है यूपीएससी के, ठीक है ना। पूर्वी में नहीं है। दूसरा कथन दो, यह एशिया का सबसे बड़ा सालवन पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है। कथन थ्री आपका ये रहा, आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत राज्य सरकार को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का अधिकार है धारा 18 के तहत, केंद्र को नहीं है। और यही इस विवाद का मूल है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, ये एक कंसेप्ट दिया था कि भाई हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, आप इस चीज के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। तो ये एक कंसेप्ट था। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में हाथियों का प्रमुख गलियारा है ये, और यहां पर मानव हाथी संघर्ष होते ही रहते हैं। 2000 से लेकर के 2023 के बीच में लगभग 1300 से अधिक हाथी हमलों में लोग मारे गए हैं। और जब इनका खनन की वजह से प्रवास मार्ग बाधित होता है तो ये हाथी जो है बस्तियों में घुस जाते हैं और वहां पर लोगों को मारते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 व्यक्तिगत सामुदायिक वन अधिकार संरक्षित क्षेत्र घोषित होने पर आदिवासी अधिकार सुरक्षित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि भाई इसके लागू होने से आपके अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रहेंगे, वन्यजीव हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन पिछले 2 दशकों से खनन गतिविधियों ने पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को नष्ट किया है, जिससे मृदा अपरदन, जलवायु सहनशीलता में कमी और कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी को लेकर के कहा था कि भाई बार बार केंद्र सरकार इसके लिए प्रस्तावित कर रहा है, तो आप उसके सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य क्यों नहीं घोषित कर रहे। इस तरह का एक इशू था ये, जिसको लेकर के क्वेश्चन बना है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस्माइल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की एक्सरे छवियां लेना
और XXI सॉफ्ट एक्सरे इमेजर उपकरण चीन द्वारा विकसित किया गया है। मिशन को वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बताइए, सही कथन चुनिए। 1 और 2, 2 और 4, 1 2 1 3 4 और 2 3 4। बताइए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस्माइल मिशन, देखिएगा, यूरोपीय यूनियन यानी यू और चाइना का मिशन है, इनका है। इसका मतलब ये गलत है, इसरो नहीं है। और इसरो नहीं है इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट गलत, ये दोनों गलत हो गए। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है एक्सरे छवियां लेना, बिल्कुल सही है। एक्सएसआई उपकरण चीन द्वारा विकसित किया गया है, यह भी सही है। ठीक है ना। मेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, यह भी सही है। क्यों भाई, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए, बी और डी में से? लेकिन नहीं, केवल 2 और 4, ये रहा 2 और 4। तीसरा गलत है, एक्स चीन द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सएसआई को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है, ना कि चीन ने। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक है। मैग्नेटोमीटर, एलआईए, यूबीआई जो इस पर उपकरण लगे हैं, ये 3 उपकरण चीन ने लगाए हैं, लेकिन एक्सएसआई ये जो है ये इसका है। इसलिए पहला गलत है, चाइना की स्पेस एजेंसी है। पृथ्वी का दूसरा सही है। चौथा वेगासी यूरोपीय रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और मैं समझता हूं कि इतने से काफी कुछ आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैग्नेटोस्फीयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर और धूमकेतु के आकार का एक विशाल चुंबकीय कवच है और सौर पवन की हानिकारक आवेशित कणों से रक्षा करता है। सौर मंडल में पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है ना। जब अरोरा से संबंध, जब सौर पवनें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं तो आपस में चमकदार नृत्य करती हुई लाइटें दिखाई देती हैं, जिसे ऑरोबोरिजिलिस और ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में। इसलिए आप इसको समझ सकते हो। बाकी 19 मई को ये लॉन्च किया गया है, ये रहा आज ही। तो आज ही मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अभिकथन, एबोला का 2014-16 का पश्चिमी अफ्रीका प्रकोप इतिहास का सबसे विनाशकारी था और इसने वैश्विक स्तर पर एबोला वैक्सीन अनुसंधान को तेज किया। एबोला एक एयरबॉर्न वायरस है जो हवा के माध्यम से तेजी से फैलता है, इसलिए इस पर नियंत्रण कठिन होता है। देखने में बिल्कुल दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर है इसका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। एयरबॉर्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, काफी चर्चा में है। ये बिल्कुल सही है कि प्रकोप जो है 2014-16 में कांगो आपके जो फैला था प्रकोप, सबसे बड़ा एबोला प्रकोप था, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें 28,000 से ज्यादा लोग मामले आए थे और 11,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से इसके टीके के विकास को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ी। एबोला एयरबॉर्न नहीं है, यह केवल सीधे संपर्क पे आने पर फैलता है, रक्त के माध्यम से, शारीरिक द्रव से, दूषित सतह से यह फैलता है। इसलिए नियंत्रण का कठिनाई का कारण एयरबॉर्न प्रसार नहीं है, बल्कि कमजोर स्वास्थ्य ढांचा और अंतिम संस्कार की परंपराएं और देरी से रिपोर्टिंग की वजह से है। यूपीएससी ट्रैप क्या करता है? आर आंशिक रूप से सही दिखाई देता है, नियंत्रण कठिन है, इसीलिए हमको लगता है कि बात सही है और यहीं पर हमें यूपीएससी फंसा देता है। ठीक है ना। 16 मई 2026 को डब्ल्यूएचओ ने डीआरसी, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में एबोला के प्रकोप को PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। यह डब्ल्यूएचओ का सर्वोच्च वैश्विक स्वास्थ्य अलर्ट है। यह प्रकोप बुंडीग्यो एबोला वायरस स्ट्रेन से चालित है। 16 मई तक 8 प्रयोगशाला में इनके मामले पुष्ट हो चुके हैं। 246 संदिग्ध मामले हैं। 80 से ज्यादा इनकी मौतें हो चुकी हैं इस समय, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निकाय या संस्था आरटीआई के दायरे में आएगा या आएगी? अभी कहोगे सर कहां चर्चा में है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और वहां से क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। अभी आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति ने बीसीसीआई के बारे में, जो हमारा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की आरटीआई के थ्रू।
आरटीआई के माध्यम से। तो आरटीआई के थ्रू उसको मना कर दिया गया कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आरटीआई में बीसीसीआई नहीं आती। तभी ये संदर्भ में चर्चा में आया। और आरटीआई, और इसी का बैकग्राउंड के आरटीआई के बारे में जान लीजिए भाई, ठीक है ना। तो आरटीआई के दायरे में आएगा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित एक निजी विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता न लेने वाला बीसीसीआई जैसा स्वायत्त खेल संघ, ठीक है ना, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित जांच आयोग। कौन दायरे में आएगा? तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये तो नहीं है, यानी कि सरकार से किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता नहीं लेता, तो ये तो नहीं है। तो 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए, ठीक है ना। अब बच्चे बाकी 3। अब 3 में देखना है कि पहला वाला सही है कि नहीं। सार्वजनिक उपक्रम सरकारी व्यवस्था है भाई, बिल्कुल सही है। ये रहा आंसर बी, 1, 2 और 4 सही है। संसद के अधिनियम से स्थापित कोई भी संस्था, पीएसयू धारा 2HB के तहत लोक प्राधिकरण के तहत आता है। दूसरा सही है, पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त निजी संस्था भी धारा 2HD के तहत आती है, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो। ये ट्रैप है यूपीएससी के। बीसीआई जैसा स्वास्थ्य संघ जो सरकारी धन पर निर्भर नहीं है, लोक प्राधिकरण नहीं होता, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। यही सीआईसी 2026 का निर्णय है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसने इस पर दे दिया कि भाई वो बीसीसीआई इस दायरे में नहीं आता, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। चौथा बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के आदेश से गठित आयोग सरकारी आदेश द्वारा स्थापित होता है, यह भी 2HC के तहत लागू है। केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि बीसीसीआई आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है, और सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने कहा कि बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत एक पंजीकृत संस्था है, संविधान से स्थापित नहीं है, किसी विधान से या सरकारी आदेश से स्थापित नहीं है, और ना ही सरकारी धन पर निर्भर है, ठीक है ना, इसलिए इसके तहत नहीं आती। और लोक प्राधिकरण की 4 श्रेणियां हैं जो आपकी चलती हैं। संविधान द्वारा स्थापित हो, संसद या विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित हो, सरकारी आदेश या सरकारी सूचना के माध्यम से निर्देशित हो, सरकारी धन से वित्त पोषित हो, तब यह मानी जाएगी आपकी लोक प्राधिकरण। अब आप समझ लीजिएगा, तो ये मैंने 4 पॉइंट आपको दे दिए, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो जनरली आपको नहीं मिलती या क्लास में कोई नहीं पढ़ाता, इनको यहां पर पढ़ करके नोट्स बना सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईएफटीए के सदस्य देश हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंकटेस्टीन और नॉर्वे। ईएफटी के सभी सदस्य यूरोपीय संघ के भी सदस्य हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का लक्ष्य $100 बिलियन और 10 लाख नौकरियों का है। ईएफटीए का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। कितने कथन गलत हैं? यानी गलत तो है, कम से कम 1 तो गलत है, ये तो कंफर्म है, और ज्यादा से ज्यादा 4। तो इसमें से आपको बता दें कि कि ये जो ईएफटीए है, सभी सदस्य यूरोपीय संघ सदस्य हैं, टेपा के बीच में ये बिल्कुल हुआ है, जेनेवा ये रहा। तो बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों में जाकर के आता है कि इसमें 5 सदस्य देश हैं, कौन ने हैं? देखिए 5 नहीं बल्कि 4 है, बिल्कुल ये सही है। ये रहा, ये रहा 1, 2, 3, 4, ये बिल्कुल सही है। और सभी कथन 3 जो है, टेपा ने यही घोषित लक्ष्य किया है, कथन 3 ये भी सही है। कथन 4 ये भी मुख्यालय जेनेवा में, ये भी सही है। बात आती है केवल ये वाला दूसरा गलत। 2, ईएफटी के चारों सदस्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं हैं। ईएफटीए की पहचान है, ये देश यूरोपीय यूनियन के एकल बाजार से जुड़े हैं, लेकिन यूएयू की सदस्यता नहीं रखते, ध्यान रखना। और यही यूपीएससी का क्लासिक ट्रैप है। इनमें से कोई भी यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश नहीं है, लेकिन बाजार से जुड़े हुए हैं, यही है। इसलिए कथन 2 गलत है। ये रहा, ये रहा।
ये आपको फंसा दिया यहां पर, इसलिए आंसर केवल ए। ये रहा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो, नॉर्वे में नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जोन्स गार स्टोर से मुलाकात की और भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया है। यह नॉर्डिक इंडिया समिट स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे के क्रम में हुआ है। यह ईएफटीए के साथ ट्रेड डील इकोनॉमिक है जो पिछले वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी और इस यात्रा में केंद्र बिंदु बनी है। पिछले साल इस पर सिग्नेचर हुई तो अब इस बार इस पर फोकस किया गया है कुल मिलाकर के। और इसमें जो किया गया है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, किसके साथ की गई है, भारत और नॉर्वे के साथ में। तो द्विपक्षीय संबंधों का नया स्तर है जिसमें हरित ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था, आर्कटिक से बाहरी अंतरिक्ष तक के प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। क्या क्या है, आर्कटिक से अंतरिक्ष तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग करना, ग्रीन शिपिंग, नॉर्वे विश्व का अग्रणी शिपिंग नेशन है, उसमें पार्टनरशिप करना, नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधनों और मत्स्य पालन पर फोकस करना, ऊर्जा सुरक्षा, नॉर्वे प्रमुख तेल गैस निर्यातक है, रूसी तेल का विकल्प हो सकता है, और खाद्य सुरक्षा, कृषि तकनीक, जलवायु सहनशीलता, खेती का विकास करना, जो नॉर्वे की पहचान है उसके माध्यम से हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख नौकरियों का कंसेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको बताया है कि इतना हमारे यहां फायदा हो सकता है इसके माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिकथन, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रार्थ परंपरा का पुनरुद्धार भारतीय की सॉफ्ट पावर कूटनीति और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। शास्त्रार्थ एक बहुविषयक तर्कपूर्ण वाद विवाद परंपरा है जो प्राचीन नालंदा की वैश्विक अकादमिक पहचान का केंद्र थी। बौद्ध कूटनीति के माध्यम से एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम बन सकती है। बताइए, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो कौन कौन से कथन सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, आर सही, ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इस संदर्भ में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, या बिल्कुल ए, दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और अभी हाल ही में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और उसी समय पर शास्त्रार्थ यानी डिबेट की परंपरा की शुरुआत की गई, पाठ्यक्रम में शुरुआत कर दी गई। शास्त्रार्थ 2026 नामक यह पहल 17-18 मई को आयोजित हुई जिसमें 23 विषयगत पैनल थे। बौद्ध अध्ययन, हिंदू अध्ययन, पुरातत्व, पारिस्थितिकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सतत विकास, साहित्य और दर्शन शास्त्र से संबंधित 23 पैनल इसमें विकसित हुए जिन पर डिबेट हुआ था। और यह पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की एक बेहतरीन, कहा जाए कि एजुकेशन सिस्टम का उदाहरण था। इसके लिए विशेष कार्य किया जाता था और इस पर मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति को लेकर के, उस पर आप अलग से देखिएगा। ओके, इसके अलावा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। संसदीय समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी, अभी हाल ही में ये फिर से रिन्यू की गई है, हर साल रिन्यू होती है, इसलिए एक चर्चा में आया। संयुक्त संसदीय समिति है, ये दोनों संसदों की है, यानी दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते, कुल 30 सदस्य होते, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। स्थापना 1997 में 29 अप्रैल को हुई थी, 11वीं लोकसभा के समय में हुई थी और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, प्रतिवर्ष इसका पुनर्गठन होता है। इसे कार्य क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों पर विचार करना, केंद्र सरकार को सुझाव देना, जो एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो यहीं पर आती है और फिर ये आपको सरकार को रिपोर्ट करता है। महिलाओं की समानता, उनकी स्थिति और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी उपायों की जांच करता है। विधायी निकायों और सेवाओं में महिलाओं की शिक्षा और उनके प्रतिनिधित्व की जांच करता है। महिला कल्याण कार्यक्रमों और उनकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देता है। समिति के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरी प्रशासन के एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा करता है और स्पीकर या सदन या राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से भेजे गए मामलों की भी जांच करता है। तो ये इसके कार्य हैं और ये इसकी मूल बातें हैं। तो अगर इस पर कोई सोचिए, जीएस में सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर सकते हो, मेंस में, प्री के लिए भी इस मोर देन एनफ। हो सकता है कि आप पॉलिटी में इसको ना पढ़ पाते हो, ना कोई पढ़ाता हो, ना आप ध्यान देते हो, यहां कर लीजिए, चर्चा में आया। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र वन मंच, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएनएफएफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वें सत्र में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026 जारी की गई है जिसमें वन संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वन लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।
ये क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है यूएनएफएफ, जिसकी स्थापना सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूकोसॉक के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में सतत वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वनों के संसाधनों का संतुलित उपयोग और वनों से जुड़ी वैश्विक नीतियों को बढ़ावा देना। इसके सदस्य कौन-कौन हैं? सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य देश इसके भागीदार हैं। भारत की भूमिका, भारत यूएनएफ का संस्थापक सदस्य है तथा वैश्विक वन नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। ध्यान रखिएगा यूएनएफएफ का। तो इसमें जितनी जरूरत भर की चीजें हैं मैंने आपको सब कंपाइल करके एक साथ आपको दे दी हैं, सारी के सारी। ओके, अब इसके प्रमुख कार्य, ये मैंने कार्य दे दिए, इनको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि मेंस में आपसे पूछ लिया जाए। ये रहे, है लगभग वही, बस एक जगह कंपाइल करके मैंने आपको दे दिए। अगला है नॉर्डिक देश, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी नॉर्डिक देशों में, स्कैंडिनेवियन देशों में घूम रहे हैं, तो यही मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर क्वेश्चन बना दिया जाए। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब बात आती है नॉर्डिक देश हैं कौन कौन से। उत्तरी यूरोप का एक क्षेत्र है जिसमें 5 प्रमुख देश शामिल हैं: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये 5 देश कहलाते हैं नॉर्डिक देश, ठीक है ना। और ये स्वायत्त नॉर्डिक क्षेत्र के कुछ स्वायत्त द्वीपीय क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं, जैसे फॉरे आइलैंड, ग्रीनलैंड और आइलैंड आइलैंड, ठीक है ना। ये 3 द्वीपीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, नॉर्डिक देशों का हिस्सा माना जाता है। अब बात आती है कि यही कुछ स्कैंडिनेवियन देश भी माने जाते हैं। तो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन देशों में क्या अंतर है? देखिए, नॉर्डिक और स्कैंडिनेविया शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर लोग प्रयोग करते हैं। स्कैंडिनेविया में मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये रहे 3 आते हैं। स्कैंडिनेविया में केवल 3, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। और बाकी फिनलैंड और आइसलैंड मिला देंगे तो बन जाएगा आपका कौन सा? नॉर्डिक। ये रहा, ये है आपके स्कैंडिनेवियन। तो इसका मतलब हो गया सभी नॉर्डिक देश स्कैंडिनेवियन नहीं हैं, यानी कि ये दोनों में विशेष अंतर है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान से सुना कीजिए और इसको जितना हो सके लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।